आ गया। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया था पूरा। अब उसमें जो रिजल्ट आए थे उन्हीं को फोटो इलेक्ट्रिक लॉज कहा गया। तो आप लोगों ने कितना लॉ लिखा है? 4 लिखे हैं। पहला क्या था? द रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस इज डिपेंडिंग ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड प्रोपोर्शनल टू इट। एक तो ये लिखा होगा कि नहीं? मिला लीजिए ना कॉपी में जो लिखे हैं। और दूसरा क्या लिखा है? मैक्सिमम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन does not depending on intensity of incident light but depending on the frequency of light and proportional to it, है ना? और थर्ड क्या लिखा है? below the certain frequency nu naught called threshold frequency photoelectric emission is not possible whatever intensity of light may be large। और चौथा लिखा होगा there is no time lag between incidence of light and ejection of photo electrons, कि नहीं? तो हम किसी की कहीं कहीं 5 लिखते हैं, कहीं कहीं 4 ही लिखा जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, उसके प्रोपोर्शनल होगा। कभी कभी इसको अलग कर दिया जाता है तो 5 हो जाता है। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरीज थी पहले, जब ये ऑब्जर्वेशन आया, रिजल्ट्स आए, तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए जो लाइट की थ्योरी इसके पहले थी, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी था, हाइगन्स वेव थ्योरी था, न्यूटन्स थ्योरी थी, लेकिन इन सबसे वो एक्सप्लेन नहीं हो पाया। तो इसी को आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया बाय यूजिंग प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। उसमें उन्होंने क्या कहा? थ्योरी ऑफ रेडिएशन में, प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन में एक टॉपिक है जो लाइट रे है, यानी लाइट वेव ट्रेवलिंग इन वैक्यूम इज ए बीम ऑफ एनर्जी पैकेट्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू h nu, where nu is the frequency of light and traveling with the speed of light c। यानी इन्होंने क्या लिया था कि जो लाइट वेव है वो है क्या? वो एनर्जी पैकेट के बीम्स होते हैं, यानी सर्टेन एनर्जी पैकेट्स आर मूविंग विथ स्पीड ऑफ लाइट हैविंग ईच एनर्जी इक्वल टू h nu। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव है। जो वेव ट्रेवल कर रहा है इन वैक्यूम, उसका वेव की फ्रीक्वेंसी है न्यू, और h है एक कांस्टेंट जिसको कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट। जब लाइट किसी मैटर पर इंसिडेंट होगा, यानी लाइट का और मैटर का जब इंटरेक्शन होता है, तो होता क्या है? सरफेस पर बहुत सारे एनर्जी पैकेट्स इंसिडेंट होते हैं और इनका किसी इलेक्ट्रॉन से एब्जॉर्प्शन हो जाता है, लेकिन वन बाई वन एब्जॉर्प्शन हो सकता है, उससे ज्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही एब्जॉर्प्शन होगा किसी फोटॉन का, तुरंत इलेक्ट्रॉन जब उसका एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा तो उसका एमिशन हो जाता है। क्योंकि अगर उसमें एक डिफिनिट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो उसका इजेक्शन हो जाएगा। फिर ये पॉसिबल नहीं है कि दूसरा भी फोटॉन उस पर इंसिडेंट हो, तो इसका मतलब वन इंटरेक्शन ही हो सकता है, बाकी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन कई फोटॉन का एब्जॉर्प्शन कर सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये भी कहा गया कि अगर कोई फोटॉन सफिशिएंट एनर्जी का है, इलेक्ट्रॉन से एब्जॉर्प्शन अगर उसका हुआ, तो फोटॉन की एनर्जी 2 पार्ट में होती है। नंबर 1, जितना रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी है फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, जिसको कहा गया था वर्क फंक्शन,
एक पार्ट उसमें लॉस होगा। अब अगर एनर्जी और अधिक है उसके पास, फोटॉन के पास, अगर एनर्जी उतना ही है जितना वर्क फंक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, लेकिन उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। इसका मतलब कि अगर मैटर पर इंसिडेंट होने वाले फोटॉन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन तो होगा, लेकिन उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी। अगर उससे ज्यादा एनर्जी का फोटॉन इंसिडेंट हो, तो एक पार्ट यानी जो वर्क फंक्शन है वो लॉस हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट जो होगा, जो बचा हुआ एनर्जी है, वो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब कि अगर हम एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू ले रहे हैं, तो एच न्यू दो पार्ट में ब्रेक हुआ। एक हो गया वर्क फंक्शन, इसको या तो W लिखेंगे या फाई नॉट, दोनों लिखते हैं, प्लस उसमें जो बचेगा वो काइनेटिक एनर्जी होगा, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का होगा वो। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, एच न्यू इक्वल टू फाई नॉट प्लस ई के, या के मैक्स, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, ई के या के मैक्स। इसी को हम ई के भी लिख सकते हैं, तो यहां भी चाहे तो हम ई के से ही इसको रिप्रेजेंट करें। तो ये है काइनेटिक एनर्जी। तो ई के कितना होगा, ई के इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू माइनस डब्ल्यू। अब अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल फ्रीक्वेंसी है फोटॉन की, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, जीरो। तो एट न्यू इक्वल टू न्यू नॉट, ई के बिकम्स जीरो। तो ये इक्वेशन से क्या मिलेगा, इसमें मिल जाएगा ई के इक्वल टू, सॉरी ई के हो गया जीरो आपका कि नहीं, ये हो गया जीरो इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस माइनस डब्लू। तो इससे डब्लू या वर्क फंक्शन कितना होगा, एच न्यू नॉट, ये है वर्क फंक्शन। अब हम इसको इक्वेशन मान लो 2 लिख दिया, तो 2 को 1 में रखें, देन 1 इंप्लाइज दैट क्या बनेगा, ई के इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या एच चाहे बाहर लिखें, न्यू माइनस न्यू नॉट। तो इसको हम लिखते हैं ई के या काइनेटिक एनर्जी। अब न्यू इक्वल टू होता है सी बाई लेमडा, तो ये लिख सकते हैं न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा। तो न्यू नॉट का लिखेंगे सी बाई लेमडा नॉट। तो लेमडा नॉट क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, है ना, वेयर लेमडा नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इन पर बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, तो हम इस इक्वेशन 3 को ऐसे लिख सकते हैं, ई के इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस सी बाई लेमडा नॉट, या सी को चाहे बाहर लिखें तो एच सी 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट, और इसको हम लिख सकते हैं हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो इक्वेशन एक 3 है और एक 4 है, इन दोनों इक्वेशन को कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इक्वेशन 3 एंड 4 अलग अलग फॉर्म है, ये वेवलेंथ के टर्म में है, फ्रीक्वेंसी के, और कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन का है ये। तो ये इनसे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल लिखते हैं, और इसको भी हम चाहें तो W को भी ऐसे वेवलेंथ के टर्म में लिख सकते हैं, एच सी बाई लेमडा नॉट। तो लेमडा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, न्यू नॉट क्या था,
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये इक्वेशन स्टेट किया आइंस्टीन ने, जिसको कहा गया आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्लियर है? तो पहले हेडिंग डाल लो आप लोग, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। लिखिए इन 1905, in 1905 Einstein explained the photoelectric effect successfully on the basis of Planck quantum theory of radiation. According to this Planck quantum theory of radiation, according to this light wave of frequency nu can be assumed as stream of photons, ब्रैकेट में लिखो एनर्जी पैकेट called quanta. These photons, फोटॉन नाम तो जीएन लेविस में 1927 में दिया था, पहले उसको क्वांटा कहा गया था, इसीलिए इस थ्योरी को प्लांक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन कहा गया था। क्या लिखा है? दीज फोटॉन्स ट्रेवलिंग इन वैक्यूम with the speed of light having each energy h nu, when photon interact with electron in the matter, it gives total energy to the electron. And if the frequency is above the threshold frequency nu naught for given metal या for given matter, electron ejected from it
electron ejected from it and there is, कभी कभी यही पूछा जाता है, there is 1-to-1 interaction, 1-to-1 interaction take place between photon and electron. नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए, इफ ए फोटॉन eject one electron, one part of this energy, one part of its energy, one part of its energy loss as a work function, as a work function, ब्रैकेट में लिख लो W, यहां लिखा है WR फाई नॉट, दोनों लिख सकते हो, एंड लिखो एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी, provide kinetic energy to photoelectron. Hence, अब ये लिखिए पूरा, अब वही एनर्जी कितनी थी फोटॉन में, h न्यू, कितना एनर्जी है h न्यू, एक पार्ट हो गया W और दूसरा जो बचा वो काइनेटिक एनर्जी, कि नहीं? तो E के क्या लिख सकते हो, h न्यू माइनस W। अब अगर फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू न्यू नॉट ही हो, उससे कम होगा तो इजेक्शन होगा ही नहीं। अब अगर इक्वल हो तब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, तो E के जीरो होगा तो क्या मिलेगा, W होगा h न्यू नॉट। अगर वेवलेंथ के टर्म में लिखे तो W इक्वल टू एच सी बाई लेमडा नॉट, तो लेमडा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाएगा। तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 में रखें तो E के इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट या एच सी बाई लेमडा नॉट, तो ये लिखा एक इक्वेशन, अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखा तो एक इक्वेशन ये हो गया। इसी को आप चाहें तो मैक्सिमम के मैक्स के टर्म में लिख सकते हैं, ये हाफ एम वी मैक्स, ये मैक्सिमम एनर्जी वाला है, इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, चाहिए लिखे। अब अगर हम न्यू को लिखें सी बाई लेमडा, न्यू नॉट को सी बाई लेमडा नॉट, तो ई के इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस सी बाई लेमडा नॉट, सी को बाहर कर ले तो एच सी 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट, ये इक्वेशन। तो इक्वेशन 3 या 4 दोनों को ही फोटो इलेक्ट्रिक, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहा गया है ना। लिखिए पूरा लिखिए,
हो गया? ये आया इतना समझ में? इसका मतलब इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होल्ड कर रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है क्या? जितनी एनर्जी फोटॉन के पास था वो दो पार्ट में ब्रेक हो गया और कहीं कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है कि नहीं? अब इसमें कुछ टर्म हैं जो हम लोगों ने यूज किया, जैसे यूज किया वर्क फंक्शन, है ना? वर्क फंक्शन, इसका मतलब क्या हमने लिखा? वर्क फंक्शन क्या था? ये है मिनिमम एनर्जी नीडेड फॉर ए पर्टिकुलर मेटल टू इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कि नहीं? ये है मिनिमम एनर्जी required to eject photoelectron from particular metal। और ये अलग अलग के लिए अलग अलग होगा, मेटल टू मेटल ये डिफर करेगा। सबसे कम क्या है? सीजियम का है, सबसे कम है सीजियम के लिए, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, है ना? तो ऐसे वैल्यू इंक्रीज करेगी। अब इसको हम लोग W या फाई लिखते हैं, W लिखते हैं या फाई नॉट लिखते हैं। तो ये है H न्यू नॉट और H C बाई लेमडा नॉट। इससे हम लोग डिटरमिन, मैथमेटिकली इससे हम लोग डिटरमिन करेंगे। हर साल एग्जाम में पूछा गया इस टाइप के क्वेश्चंस, बहुत सारे जो नीट के एग्जाम है अलग अलग उसमें जो पूछे गए हैं उनमें ये सब न्यूमेरिकल आएगा। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दूसरा था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दूसरा टर्म इसमें आया था, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स लिख रहे हैं, के मैक्स। तो ये वैसे हम लिखते हैं ई वी नॉट, इससे डिटरमिन करते हैं। और वी नॉट क्या है? वी नॉट इज द कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज, है ना? इससे डिटरमिन कर लेते हैं ई वी नॉट से के मैक्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी ई वी नॉट। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन ही तो इजेक्ट हो रहा है, तो उसके लिए है ये। क्लियर है? तो ये सब टर्म नोट कर लीजिए ऐसे। ये न्यूमेरिकल्स में आपको जहां कट ऑफ वोल्टेज दिया है उससे आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तुरंत निकाल लेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो वर्क फंक्शन निकाल लेंगे फॉर पर्टिकुलर मेटल। न्यूमेरिकल्स में ये सब बहुत काम आएगा और यही पूछे गए ये सब।
ये न्यू नॉट है और ये वी नॉट है। अब दो ग्राफ प्लॉट किया था, लिख लिया इतना। अब जो दो ग्राफ प्लॉट किए गए थे वो क्या थे? ये दो ग्राफ हमने प्लॉट किया था, देखिए ये न्यू है फ्रीक्वेंसी और यहां पर लेंगे ई के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो ऐसे ही ग्राफ मिला होगा इस टाइप से, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा और यही आपका न्यू नॉट है। कि नहीं? तो इसका मतलब जब न्यू नॉट से कम है तो ये निगेटिव है, ये वैल्यू है 0, ये इतना है निगेटिव। तो निगेटिव वैल्यू तो कभी पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब कि कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। और इसका जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये अब यहां पर ईके है वाई एक्सिस पर। और होता क्या है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी होता है। तब एक्स क्या होता है? एक्स वाई कोऑर्डिनेट है और एम होता है स्लोप, और जो सी है वाई इंटरसेप्ट। अगर पॉजिटिव है तो प्लस, निगेटिव है तो माइनस। तो एक्चुअल में ये है आपका एच न्यू और माइनस डब्लू, यही है माइनस डब्लू। ये है इक्वल टू जो निगेटिव वैल्यू आप ये आया, यही वर्क डन के इक्वल होता है। ये है माइनस डब्लू, यानी निगेटिव आप ये माइनस डब्लू है। तो y इक्वल टू न्यू एच न्यू माइनस डब्लू, तो ये निगेटिव इंटरसेप्ट है इस पर। और h क्या है? एक कांस्टेंट है, वही स्लोप है। तो h है स्लोप ऑफ द लाइन, यही कहलाता है स्लोप, नहीं यह है क्या? प्लैंक कांस्टेंट। तो h इज द slope of this line and it is independent of metal, इंडिपेंडेंट ऑफ मेटल है ये। तो इसका मतलब कोई भी मेटल हम ले उसका स्लोप h कांस्टेंट है। तो अगर दूसरा मेटल होगा तो उसका न्यू अलग हो सकता है, लेकिन इसी के पैरेलल ही होगा वो। ऐसे अलग अलग मेटल्स अगर हम ले, मेटल ए, मेटल बी, मेटल सी, तो इनके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन स्लोप कभी डिफरेंट नहीं होगा। और h की वैल्यू क्या है? एंड h इज कॉल्ड प्लैंक कांस्टेंट। h इक्वल टू होता है 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, नहीं? तो ये इसका वैल्यू है। दूसरा इसका एक और ग्राफ हम बना सकते हैं,
के को हम लिख सकते हैं ई वी नॉट के टर्म में। तो वी नॉट के टर्म में अगर बदले इसी को, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्लू। तो वी नॉट इक्वल टू होगा एच बाई ई न्यू माइनस डब्लू बाई ई। ये दूसरा फॉर्म हो सकता है कि नहीं। तो इसमें अब स्लोप यहां पर आएगा, अगर इसको हम कट ऑफ वोल्टेज के फॉर्म में लिखते हैं वर्सेस न्यू, तो अब वही लाइन जो ऐसे यहां आया था, अब इसके लिए स्लोप को तब क्या लिखेंगे, यही आपका स्लोप है न्यू नॉट। तो ये h बाई एट द न्यू नॉट, स्लोप तो यही रहेगा, यहाँ h बाई ई हो जाएगा। पहले बनाइए इसको, पूरा लिखिए तब अलग अलग लिख दें। ये सब न्यूमेरिकल्स में आएंगे। इसी को हम चाहें तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, यहाँ प्लस बी लिख सकते हो ना, ई के इक्वल टू एच न्यू प्लस माइनस डब्लू। तो वही माइनस नेगेटिव इंटरसेप्ट है कि नहीं। ग्राफ ये सब न्यूमेरिकल्स में पूछे गए हैं, ध्यान रखिए कि किसमें क्या आया है। इसका स्लोप है h, इसका स्लोप क्या है h है, लेकिन यहाँ h बाई ई है स्लोप। अगर कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ है तो स्लोप क्या है h बाई ई है, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है
W बाई एच या फाई नॉट बाई एच वर्क फंक्शन अपॉन एच है। और यहां क्या है, ये जो निगेटिव इंटरसेप्ट वहां पर W आता था, अब ये है W बाई ई या फाई नॉट बाई ई। ये ध्यान रखेंगे, वो ये लिखा है सब। कभी कभी इसके टर्म में पूछ लिया गया है, इनके टर्म्स में। तो यहाँ केवल हमने ई से डिवाइड कर दिया है, तो एच बाई ई तो यहाँ ये स्लोप हो गया और ये निगेटिव इंटरसेप्ट हो गया। कभी कभी इस वाले क्वेश्चन में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ लिया जाता है, तो डब्ल्यू बाई ई नहीं है, ध्यान रखिएगा, डब्ल्यू बाई एच है, यही ध्यान रखना है। कितना है, डब्ल्यू बाई एच होगा वो। अब मेन पार्ट है इसके एक्सप्लेनेशन। लिख लिया सब लोगों ने, ये क्लियर आया समझ में? इस वाले इन सभी जितने भी मेटल्स होंगे सबके लिए जो स्लोप है सेम होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग होगी कि नहीं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग होगी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अलग होगा, या वर्क फंक्शन अलग होंगे सबके लिए, लेकिन सबका स्लोप एक ही आएगा, स्लोप कभी डिफरेंट नहीं आएगा। और वही एच की वैल्यू होता है, जो स्लोप है वही क्या है, वैल्यू ऑफ एच है। इसको मिलिकन ने सबसे पहले डिटरमिन किया, मिलिकन्स ने इसको एच की वैल्यू को ग्राफ से ही डिटरमिन करके निकाला था। अब इसमें मेन पार्ट है कि वो लॉज जो है वो सब लोग लिख चुके हैं। अब उसका लॉज जो आए 4 या 5 जो भी आप कह लो, उनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे ऑन दिस बेसिस, तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, आइंस्टीन ने एक इक्वेशन केवल अभी लिखा ना, उसका उन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया। अकॉर्डिंग टू दिस, ये पहले तो हाइपोथेटिकल था, हाइपोथेसिस था, लेकिन वो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आए थे या एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन था उसको ये प्रूफ करता है एक तरह से। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के अकॉर्डिंग क्या है, लाइट की इंटेंसिटी जब हम बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स। ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, number of photons incident on the matter increases, then the number of photoelectron also increases in the same proportion. अब कोई जरूरी नहीं है कि 100 फोटॉन गिरे तो 100 इलेक्ट्रॉन निकले, 100 फोटॉन गिर रहे हैं तो 2-4 इलेक्ट्रॉन ही निकलते हैं, लेकिन जब 200 गिरेंगे तो जितना 100 में निकल रहा था उसका डबल हो जाएगा। 300 गिरेंगे तो जितना 100 से इजेक्शन हो रहा था उसका 3 गुना हो जाएगा। इसका मतलब उसी रेशियो में फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे। क्यों? क्योंकि इस थ्योरी में यही बताया गया कि जब इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैविंग सेम एनर्जी इक्वल टू एच न्यू इंसिडेंट ऑन द मैटर इंक्रीजेस, देन द रेट ऑफ एमिशन आल्सो इंक्रीजेस। तो इसका मतलब रेट ऑफ एमिशन किसके प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। और हर एक की एनर्जी कितनी है, एच न्यू है, हर एक की एनर्जी कितनी है, एच न्यू है। दूसरा, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है वो फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी न्यू पर। किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी न्यू पर। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है, ई के,
ई के इक्वल टू क्या है, एच न्यू माइनस डब्लू, डब्लू तो फिक्स है, अब उसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन्स इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी एंड प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये भी प्रूव किया उन्होंने, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी के बढ़ाने पर किसी भी फोटॉन की एनर्जी नहीं बढ़ रही है। एनर्जी कब बढ़ती है, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, क्योंकि E इक्वल टू है एच न्यू, न्यू बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा। तो इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंडिंग ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट बट डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड प्रोपोर्शनल टू इट। थर्ड में क्या था, अगर हम फ्रीक्वेंसी फोटॉन का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम ले, यानी न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, आपका जो आइंस्टीन्स इक्वेशन है ई के इक्वल टू क्या था, ई के इक्वल टू है एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो अगर न्यू की वैल्यू लेस देन न्यू नॉट हो तो ये टर्म निगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से कम है तो ये टर्म क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो ये पूरा टर्म निगेटिव हो गया, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी निगेटिव हो गई, और काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये है हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर है, तो इसमें कोई टर्म नेगेटिव होता ही नहीं है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी, मैक्सिमम में कभी नेगेटिव, इसका स्क्वायर है ना, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है लेकिन उसका स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। डायरेक्शन रिवर्स करने पर वेलोसिटी तो नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन जब उसका हमें स्क्वायर की बात है तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो ये पूरा टर्म क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर यहाँ न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से कम है तो ये नेगेटिव है, इसका मतलब कोई फोटो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब जो लॉ था वो थर्ड लॉ भी प्रूफ हो गया। फोर्थ में क्या कहा गया है, जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगा मैटर पर, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन उस फोटॉन के एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा और उसका इजेक्शन तुरंत एट वंस होता है, उसमें कोई टाइम लैग नहीं होता है। तो इससे जो लास्ट फोर्थ लॉ था वो भी एक्सप्लेन हुआ। तो इसके बेसिस पर जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन था, उसके बेसिस पर उन्होंने ना केवल एक इक्वेशन डिफाइन किया बल्कि उससे जितने लॉज थे, जो रिजल्ट आए थे, उनको भी सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। क्लियर, समझ में आया? तो ये था उनका एक्सप्लेनेशन, प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के बेसिस पर आइंस्टीन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। क्लियर है? अब इसमें एक बड़ा टॉपिक है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, इसके पहले तो लाइट को क्या लिया गया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लिखिए, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को ही फोटॉन या क्वांटम थ्योरी कहा गया। हेडिंग डाल लो, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ब्रैकेट में लिखो द फोटॉन। लिखिए, अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, light wave consists of certain energy packets
certain energy packets having energy E is equal to h nu each, E is equal to h nu each, where h is E is equal to h nu, ये है ना, अभी तो कई बार लिख दिया, E is equal to h nu, और हर एक फोटॉन का यही है each, where h is a constant called Planck constant, called Planck constant. Nu is the frequency of light. Also, nu is equal to c by lambda implies that E is equal to h c by lambda. तो इसका मतलब हर एक की एनर्जी यही है। ये हो गया इक्वेशन 1। अब आइंस्टीन ने क्या बताया? अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्वेशन, प्लांक ने ये भी बताया कि जो रेस्ट मास ऑफ फोटॉन है वो जीरो है, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज जीरो। तो बाई आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्वेशन, मास एनर्जी रिलेशन, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। E इक्वल टू होता है एम सी स्क्वायर, E इक्वल टू क्या होगा? एम सी। चल नहीं रहा है, कहीं कहीं नहीं चलता है। E इक्वल टू है एम सी स्क्वायर। अब इसको दो ले लो, फ्रॉम 1 and 2 देखो, फ्रॉम 1 and 2 एम सी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं एच न्यू, या एम निकाल सकते हैं, एम इक्वल टू एच न्यू बाई सी स्क्वायर, आर ऐसे लिख सकते हैं एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, एक सी हटा दो तो एम इक्वल टू एच बाई एच इक्वल टू सॉरी एम इक्वल टू सी लेमडा। अरे यही था ना, अब इसको सी बाई लेमडा लिखोगे, एक सी कटेगा कि नहीं? तो इसका मतलब मास ऑफ फोटॉन क्या आया? मास ऑफ फोटॉन, ये काइनेटिक मास है कि नहीं? काइनेटिक मास ऑफ फोटॉन m इक्वल टू कितना हो गया? ये हो गया एच न्यू बाई सी स्क्वायर या एच बाई सी लेमडा, यही आया। तो इसका मतलब फोटॉन में काइनेटिक मास है, वो जीरो नहीं है, रेस्ट मास केवल जीरो है। रेस्ट में होगा तो वेव होगा ही नहीं कि नहीं? तो वेवलेंथ इंफिनिटी होगा कि नहीं होगा? कि जीरो होगा? इंफिनिटी होगा, और तब मास क्या हो जाएगा? जीरो। अब मोमेंटम देखो, फोटॉन मूव करता है विथ स्पीड ऑफ लाइट, तो ये लिख सकते हैं सिंस फोटॉन मूविंग विथ स्पीड ऑफ लाइट,
hence its momentum, मोमेंटम कितना होगा, P लिखते हैं, P इक्वल टू m इंटू सी होगा, तो P इक्वल टू कितना होगा, C से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक C हट जाएगा, h न्यू बाई C, या यहां से C कटेगा तो h बाई लेमडा, तो इतना उसमें मोमेंटम हो गया और इतना उसका मास है, तो इसका मतलब उसमें डेफिनेट मास भी है और डेफिनेट मोमेंटम भी है, दोनों है, डेफिनेट मास और डेफिनेट मोमेंटम है। लिखिए, तो इसका मतलब ये एक पार्टिकल है, ये क्या है, एक पार्टिकल है जिसका एक डेफिनेट एनर्जी है और एक डेफिनेट मोमेंटम है। तो इसका मतलब लाइट इज कैसा है, नेचर ऑफ लाइट इज पार्टिकल, वेव तो था भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर भी था, लेकिन इसका नेचर पार्टिकल का भी होता है, तो इसीलिए ड्यूअल नेचर कहा गया, लाइट हैज ड्यूअल नेचर। तो लिखिए हेंस, अभी नहीं यार लिखा, लिखो, हाँ, ई इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर है ही है, एच न्यू क्या है, ई है, तो ई बाई सी स्क्वायर तो है ही है, उसी को तो हम ई को ही तो एच न्यू लिखे हैं, चाहे उसी को ई लिखो। हो गया, लिखिए हेंस, अब इसका मतलब इसका हम कंक्लूजन लिख रहे हैं, हेंस क्वांटा हैज definite energy and definite momentum, hence it can be considered as a particle called photon. नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए, it travel with speed of light in vacuum, पॉइंट वाइज करके लिख लीजिए, इट ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, कौन, फोटॉन, पार्टिकल, फोटॉन क्या है, एक
पार्टिकल या एनर्जी पैकेट या उसी को क्वांटा। नेक्स्ट लिखो, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज जीरो। रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज जीरो, कभी कभी पूछा जाएगा। नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ फोटॉन, द एनर्जी ऑफ फोटॉन is independent on intensity, is independent on intensity. नेक्स्ट लिखो, it is electrically neutral, it is electrically neutral, that is remains undeflected, remains undeflected in electric and magnetic field. इन इलेक्ट्रिक एंड, इस पर कोई चार्ज होता तो डिफ्लेक्ट हो जाता, तो इसका मतलब ये न्यूट्रल पार्टिकल है। मैग्नेटिक फील्ड में कैसे डिफ्लेक्ट होता, क्योंकि उस पर भी जब मोशन करता है चार्ज तो क्यू वी बी साइन थीटा फोर्स लगता है कि नहीं, और रेस्ट चार्ज पर ही फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसका मतलब इसमें ना तो कोई, इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ना तो मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में डिफ्लेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट लिखिए, इंडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी, इंडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी। जब हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पासिंग पर यूनिट एरिया, बट इट्स एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, और वो है एच न्यू। वो क्या है, संख्या केवल बढ़ती है, किसी फोटॉन की एनर्जी नहीं बढ़ती। क्लियर हुआ। अब इससे क्रैम्पटन इफेक्ट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इन सब में अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इसी से तो एक्सप्लेन किया गया। नेक्स्ट लिखिए, लिखिए, एट लो फोटॉन एनर्जी, एट लो फोटॉन एनर्जी less than 0.5 million electron volt, less than 0.5 million electron volt can absorbed by the electron, and the total energy transfer to electron, and the total energy transfer to electron produce photoelectric effect, total energy transfer to electron produce photoelectric effect। लिखिए, नेक्स्ट, व्हेन ए फोटॉन इज एमिटेड, व्हेन ए फोटॉन इज एमिटेड or are absorbed by an atom, absorbed by an atom, the orbital angular momentum of orbit, the orbital angular momentum of atom
When photon is emitted or absorbed by atom, the orbital angular momentum of atom चेंज हो जाता है। Hence, photon also carry angular momentum इसका मतलब केवल लीनियर मोमेंटम नहीं होता है, उसमें एंगुलर मोमेंटम भी होता है। तो ये सब रिजल्ट हैं जो कौन सा नेचर है, ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है। अब दूसरा भी है, दूसरा एक और है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। ये पार्टिकल नेचर ऑफ वेव हो गया। लाइट क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था, तो इसका नेचर क्या हो गया, पार्टिकल का। और एक दूसरा कंसेप्ट है जिसमें अगर स्मॉल पार्टिकल वेरी हाई स्पीड से मूव कर रहे हो तो वेव के फॉर्म का होगा उसका मोशन, यानी वो एक रिप्रेजेंट करेगा वेव को। तो इसको डी ब्रॉगली वेव कहा गया। उसको क्या कहा गया, डी ब्रॉगली वेव, या उसी को कहते हैं मैटर वेव, उसी का नाम है मैटर वेव। तो हम चाहें तो यही ले सकते हैं। ये यहां देखिए P = h/λ है। P क्या है, मोमेंटम। P क्या है, मोमेंटम ऑफ फोटॉन। h है प्लैंक कांस्टेंट, लैम्डा है वेवलेंथ। तो इसका मतलब जो फोटॉन है वो भी तो एक पार्टिकल हुआ। फोटॉन क्या है, एक पार्टिकल है, और उसका वेवलेंथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना है, लैम्डा, और लैम्डा = h/ मोमेंटम ऑफ दैट फोटॉन है, मोमेंटम ऑफ दैट फोटॉन है। तो जैसे हम ये फोटॉन के लिए कह सकते हैं, इसी से डी ब्रॉगली ने और मटेरियल पार्टिकल के लिए कहा। जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये भी लाइट पार्टिकल्स हैं। जब ये मोशन करेंगे बहुत हाई स्पीड से, तब इनका पाथ स्ट्रेट नहीं होगा, वो एक वेव का फॉर्म होता है, और उसी को क्या कहा गया, डी ब्रॉगली वेव, या उसी को कहा गया मैटर वेव। क्लियर, समझ में आया? लिखिए मैटर वेव। हाँ, हाँ ये क्या, हाँ, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इंडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हाँ, तो क्या दिक्कत है बताओ? वेव में ऐसा नहीं होता है। जो आपने वेव पढ़ा था पिछले साल वाले सिलेबस में, उसमें इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है एनर्जी ना। एनर्जी का मतलब इंटेंसिटी ऑफ वेव, कि नहीं? एनर्जी का मतलब इंटेंसिटी ऑफ वेव, जो हाइगन्स ने बताया है, या जो आपने पीछे पढ़ा था 11th क्लास में, कि नहीं? तो यहां पर वो नहीं है। यहां क्या बताया गया कि जो फोटॉन है, फोटॉन की एनर्जी या लाइट की एनर्जी, फोटॉन लाइट है क्या, लाइट इज द ग्रुप ऑफ या बीम ऑफ फोटॉन्स। लाइट इज ए बीम ऑफ फोटॉन्स हैविंग एनर्जी E = h nu। On increasing the intensity of light, number of photons crossing per unit area increases, but energy of each photon remains constant, E = h nu. Hence we can say that the energy of photon does not depending on intensity of light. हाँ, फ्रीक्वेंसी भी डबल कर दें और इंटेंसिटी भी डबल कर दें तो फोटॉन की संख्या डबल हो गई, और हर एक फोटॉन की एनर्जी भी डबल हो गई। नहीं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया ना,
फ्रीक्वेंसी बढ़ाया E इक्वल टू एच न्यू, अब न्यू को 2 न्यू कर दिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी जब बढ़ाया तो एनर्जी भी डबल हो गई और नंबर ऑफ फोटॉन्स भी डबल हो गए क्योंकि आपने इंटेंसिटी को डबल कर दिया। अब आया क्लियर कि नहीं आया? लिख लो। और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, इसी समय क्लियर हो जाए तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। कहाँ स्पीड ऑफ लाइट कहाँ लिखा है? ये लिखा है photons moving with speed of light, hence its momentum p इक्वल टू m इंटू सी हुआ ना। m इंटू v होता है तो अब c से मोशन कर रहा है तो मोमेंटम क्या होगा? m c, और m कितना निकला था? ये निकला है h न्यू बाई सी स्क्वायर इंटू सी, एक c कैंसिल हुआ, कितना आ गया? h बाई एच न्यू बाई सी, और न्यू को c बाई लेमडा लिखो तो एक c कट गया तो आया h बाई लेमडा। आया क्लियर? और बोलो। अभी खूब पढ़ लो इस चैप्टर को क्योंकि बाकी जो एटम का है, न्यूक्लियाई का चैप्टर है, उन सब में यही रिजल्ट यूज होने हैं सब। इसको क्वांटम थ्योरी कहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स कहा गया है, इसके बेसिस पे सारे रिजल्ट आए हुए हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है या कोई भी स्पेक्ट्रम होगा, एटॉमिक मॉडल है, वो सब इसी के बेसिस पाएंगे। केमिस्ट्री वाले में की तरह नहीं है, इसमें कैलकुलेशन है सब ना, तो वो बहुत डेप्थ में है ये पूरा, इसीलिए इसको कई क्लास में 7 क्लास अलॉटेड है, इसमें डेप्थ बहुत ज्यादा है। और बताओ कुछ पूछना हो? अरे ओरल नहीं होता है क्वेश्चन, क्वेश्चन ले आओ देखे कहाँ है क्वेश्चन लेके आओ तब देखे कहाँ लिखा है और क्या सेम होगा। अरे कैसे सेम रहेगा? नंबर ऑफ इंटेंसिटी डबल किया ने तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी डबल हो गए, यही तो ये थ्योरी कहती है। इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ती है। जब फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाएंगे तो उनकी एनर्जी भी तो बढ़ेगी। आया क्लियर? हाँ, कहीं भी नहीं लिखा मिलेगा ऐसा, अगर कहीं ऐसा लिखा हो तो समझो गलत लिखा है। वो ये तो पूरी थ्योरी है जिसके बेसिस पर इसका एक्सप्लेनेशन आया है। और बोलिए, हो आ गया अब? तो अभी समय है कुछ तो बता दें आगे। चलो अब तो उतना समय नहीं है, हेडिंग डाल लो, मैटर वेव। मैटर वेव ब्रैकेट में लिखो डी ब्रॉगली वेव, डी स्मॉल रहेगा, ब्रॉगली बी में बी कैपिटल रहता है, BROGLIE, डी ब्रॉगली वेव, या उसी को कहा गया मैटर वेव। तो अब फोटॉन का तो हमारे पास है रिजल्ट कि नहीं? फोटॉन का हमारे पास रिजल्ट है, हमने फोटॉन को क्या प्रूव किया? एक पार्टिकल है ना। लिखिए, अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, according to Planck quantum theory of radiation, photon is a particle having definite energy
अब ये लिखेंगे E इक्वल टू एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा एंड डिफिनिट एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू या इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा एंड definite linear momentum P इक्वल टू कितना आया था एच न्यू बाई सी या एच बाई लैम्डा। तो ये है एच न्यू बाई सी या एच बाई लैम्डा। लिखिए हेंस ये पहले लिख लो। हेंस ए फोटॉन associated with the wavelength lambda equal to h by p, associated with the wavelength lambda, यही है ना, p इक्वल टू एच बाई लेमडा है, तो हमने लेमडा यहां लिया तो h बाई p। इफ वी कंसीडर, अब ये किसके लिए है, फोटॉन के लिए। और फोटॉन क्या हमने माना है, पार्टिकल कि नहीं। इफ वी कंसीडर ए मटेरियल पार्टिकल, if we consider a material particle like electron, proton, neutron, etc., moving with very high speed, then it behave like a wave. Called matter wave or de Broglie wave। अब डी ब्रॉगली वेव क्यों कहा गया, ये हाइपोथेसिस डी ब्रॉगली ने ही दिया था। उन्होंने जब दिया तो ये हाइपोथेसिस था, हाइपोथेटिकल था। इसको प्रूफ किया डेविसन और जर्मर ने। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट से इसको प्रूफ किया, डेविसन और जर्मर ने, तब ये सही माना गया। तो हम कल अब अगले दिन कुछ पार्टिकल्स को लेकर के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, कुछ ले करके पहले ये मैटर वेव का वेवलेंथ डिटरमिन करेंगे, निकालेंगे। हालांकि आपके उसमें एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं है, लेकिन उसको डेविसन और जर्मर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी किया है ना। तो अगले दिन फिर वो डिस्कस करेंगे सब। हाँ, किसने बताया? तो उसमें क्या बताया? वही तो है, इलेक्ट्रॉन की है,